हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम कर रहे हैं थीम 10। दिस इज फॉर क्लास 12 हिस्ट्री, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। दिस इज पार्ट 2। मैं पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। आई होप वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा, आपको एमसीक्यू के लिए हेल्प करेगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हेल्प करेगा। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 2। When was the fifth report introduced in the British Parliament? 1858, 1813, 1795 or 1770? तो स्टूडेंट्स, जो फिफ्थ रिपोर्ट थी, it was introduced in the British Parliament in 1813. आप बुक रेफर करेंगे तो इसमें इट्स रिटन देयर, पूरा एक पैरा है. The fifth report. Many of the changes we are discussing were documented in detail in a report that was submitted to the British Parliament in 1813. It was the fifth of a series of reports on the administration and activities of the East India Company in India. Often referred to as the fifth report, it ran into 1002 pages, of which over 800 pages were appendices that reproduced petitions of zamindars and ryots, reports of collectors from different districts, statistical tables on revenue returns, and notes on the revenue and judicial administration of Bengal and Madras, which is present-day Tamil Nadu, written by officials. From the time the company established its rule in Bengal in the mid-1760, its activities were closely watched and debated in England. तो ये रिपोर्ट 1813 में सबमिट हुई है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, 1002 पेजेस की है, जिसमें से 800 पेज अपेंडिक्स थे. मतलब जो पेटिशंस ऑफ जमींदार और रियोट्स की पेटिशंस वगैरह थी. तो ये टोटल फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में है. कुछ और आपको शॉर्ट डेफिनेशन या क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय बेनामी प्रॉपर्टी. तो बेनामी लिटरली एनोनिमस is a term used in Hindi and several other Indian languages for transactions made in the name of fictitious or relatively insignificant person, whereas the real beneficiary remains unnamed. इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए, डोंट कोट मी एनीवेयर, बेनामी आपके घर में आपका नौकर है, आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं क्योंकि आप इनकम टैक्स से डरते हैं या किसी को पता ना लगे उससे डरते हैं या किसी भी रीज़न से आप डरते हैं. तो आप क्या करते हैं, आप एक नेम अपने नौकर को आगे खड़ा करके उसके नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ही इज़ इनसिग्निफिकेंट पर्सन, लेकिन रियल बेनिफिट जो है वो मुझे लेना है. ओके, सो दैट इज़ हाउ बेनामी प्रॉपर्टीज. तो आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि लॉट ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज वर सीज्ड फ्रॉम व्हेन इनकम टैक्स रेट. तो उसका मतलब ये होता है जिसके यहाँ पे इनकम टैक्स रेट पड़ती है वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं होती है, उसके किसी नौकर पे नाम पे, ड्राइवर के नाम पे, माली के नाम पे, इन सब के नाम पे वो प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट या एक्चुअल कंट्रोल वो अपने पास उसका रखते हैं. लाठियाल का मतलब होता है लिटरली वन हु wields द लाठी और स्टिक फंक्शन एज द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द जमींदार. तो यानी कि जो जमींदार के साथ लाठी लेके जो चलता था उसको लठियाल बोला करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. दामिनिको वॉज द एरिया डिमार्केटेड फॉर द ट्राइब हो, संथल, जुंतो और मुंडा. और स्टूडेंट्स इसका आंसर है दामिनिको वॉज द एरिया विच वॉज डिमार्केटेड फॉर द ट्राइब संथल. ये हमने पिछले एमसीक्यू में भी किया था. Dash were the tribes who were living in the foothills of Rajmahal Hills. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी ट्राइब थी जो फुटहिल्स ऑफ राजमहल हिल्स के रहते थे. इसका जवाब है संथल्स वर द ट्राइब्स लिविंग इन द फुटहिल्स ऑफ राजमहल हिल्स. आंसर इज संथल्स. ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए संथल्स, मुंडास, गौंड्स और गारो, बट करेक्ट आंसर है संथल्स. When was the permanent settlement introduced in Bengal? 1905, 1793, 1764 or 1785? इसका आंसर है It was introduced in Bengal in 1793. हम बुक को भी रेफर करेंगे. The permanent settlement had come into operation in 1793. The East India Company had fixed the revenue that each zamindar had to pay. The estates of those who failed to pay were to be auctioned to recover the revenue. Since the Raja had accumulated huge areas, his estates had been put up for auction. और स्टूडेंट्स ये याद रखना, राजा का जो मतलब है इधर, इट्स लिटरली जो किंग होता है, लेकिन इट वॉज अ टर्म दैट वॉज ऑफन यूज्ड टू डेजिग्नेट पावरफुल जमींदार्स. Who among the following emerged as a danger for Paharis? भील, गुज्जर, बेकरवाल और संथल. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है संथल emerged as a danger for
पहाड़ीज। और आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई संथल emerged as a danger for पहाड़ीज। तो आप देखेंगे बुक में लिखा हुआ है, by this time in fact there were newer intimations of danger. Santhals were pouring into the area, मतलब संथल जो थे वो आ रहे थे बहुत सारे। They were clearing forest, cutting down timber, plowing land and growing rice and cotton. वो फॉरेस्ट को साफ कर रहे थे, टिम्बर काट रहे थे, प्लोइंग कर रहे थे लैंड पे, चावल उगा रहे थे, कॉटन उगा रहे थे. So that was a danger for Pahadiyas. As the lower hills were taken over by Santhal settlers, the Pahadiyas receded deeper into the Rajmahal hills, and because of this, it is termed that Santhals were emerged as a danger for Pahadiyas. Who introduced permanent settlement in Bengal? I think ये हमने पिछले वाले MCQ में भी किया था, फिर दोबारा कर लेते हैं. लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी. तो इसका स्टूडेंट आंसर है, उस टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, एंड दैट इज व्हाई इट वाज, you can say that he introduced the permanent settlement in Bengal. Which commission was set up to investigate the riots of Deccan's farmer in 1875? छोटा नागपुर प्लेटू राइट्स कमीशन, बंगाल राइट्स कमीशन, हैदराबाद राइट्स कमीशन और डेक्कन राइट्स कमीशन. एंड स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है, द कमीशन विच वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द राइट्स ऑफ डेक्कन फार्मर वर डेक्कन राइट्स कमीशन. तब देखेंगे बुक में इट्स पूरा चैप्टर के ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, द डेक्कन राइट्स कमीशन. When the revolt spread in the Deccan, the government of Bombay was initially unwilling to see it as anything serious, but the government of India, worried by the memory of 1857, pressurized the government of Bombay to set up a commission of inquiry to investigate into the causes of the riots. The commission produced a report that was presented to the British Parliament in 1878. तो ये so this is how students Deccan Rights Commission का फॉर्मेशन हुआ कि जब राइट्स हुए तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ये सेटअप करो, चेक करो ये क्यों हुए थे. And it was then set up, and their job was to present a report, and they submitted or presented a report in 1878. This report, referred to as the Deccan Riots Report, provides historians with a range of sources for the study of the riot. तो मतलब राइट क्यों हुए, कैसे हुए, उनके बारे में स्टडी आप कर सकते हैं. The commission held inquiries in the districts where the riot spread, recorded statements of riots, sahukars and eyewitnesses, compiled statistical data on revenue rates, prices and interest rates in different regions, and collated the reports sent by district collectors. Dash was the major source of cotton for the British till 1862. Japan, America, China या India. तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है, it was America which was the major source of cotton for the British till 1862. हम ये बुक में पढ़ते हैं, it is also important part, that is the cotton boom. Before the 1860, 3/4 of raw cotton imports into Britain came from America. British cotton manufacturers had for long been worried about the dependence on American supplies. What would happen if the source was cut off? Troubled by this question, they eagerly looked for alternative sources of supply. In 1857, the Cotton Supply Association was founded in Britain, and in 1859, the Manchester Cotton Company was formed. Their objective was to encourage cotton production in every part of the world. तो मेन काम जो था मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का कि हर जगह, हर देश के, हर दुनिया के पार्ट पे कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए. India was seen as a country that could supply cotton to Lancashire of the American supply dried up. It possessed suitable soil, a climate favorable to cotton cultivation and cheap labor. तो इन सब के कारण इंडिया को वो देखते थे कि भैया इंडिया की जो कंट्री है यहाँ पे कॉटन अच्छे से उगाई जा सकती है, सब कुछ फेवरेबल है, and that is how they started to look to import from India for the cotton, and then the cotton boom came. And students, this brings again to the last question of this part also. I hope ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको हेल्प करेगा एग्जाम में. अगर आपको कैसे भी कोई सजेशन देने हो कमेंट में देखिए, मैं उस पर उन कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उसके बेसिस पे मैं आगे के आपके वीडियोस बनाता रहूँगा. आई होप this video will definitely help, and I
as always, wish you all the success and good luck for your exam and life. Keep watching and keep sharing my videos. Last question करते हैं. Life of Pahadiyas of Rajmahal completely dependent upon river, permanent agriculture, trade या forest. और इसका सही जवाब है forest. क्यों? ये पढ़ते हैं. सब देखेंगे. हमने पढ़ा था संथल से वो परेशान हुए थे जब मूव हुए थे. पहाड़ियाज रेजिस्टेड व्हेन they were forced to withdraw deeper into the hills. They were always in the forest, so they were dependent on the forest, and they were then moved because Santhals ki movement hui. They were moved into more barren and rocky upper hills. This severely affected their lives, impoverishing them in the long term. Shifting agriculture depended on the ability to move to newer and newer land and utilization of a natural fertility of the soil. When the most fertile soils become inaccessible to them, being part of the Damin, the Pahadiyas could not effectively sustain their mode of cultivation. When the forests of the region were cleared for the cultivation, the hunters amongst them also faced problems. So उनका main जो था, they were dependent upon forest. Thank you students for watching all this video. I wish you all the success and good luck for your exams and life.